हाय दोस्तों, आज का दिन का फिर से हम एक शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग क्या किए थे, अभी पिछली क्लासेस में हमने जीआईटी के बारे में पढ़ाई किया। जीआईटी के बारे में जाना कि कौन कौन सी जीआईटी के पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर प्रोसेस फूड का जो प्रोसेसिंग होता है कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसकी प्रोसेसिंग बताई। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं उसी जीआईटी के क्या लेयर के बारे में। जो जीआईटी ट्रैक है इसके अंदर 4 लेयर्स क्या होती है पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? म्यूकोसा जो जीआईटी होती है, ये अपनी जो जीआईटी होती है, इस जीआईटी में 4 लेयर्स क्या होती है पाई जाती है, 4 लेयर्स पाई जाती है। 4 लेयर्स में कौन कौन सी लेयर आती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा फाइब्रोसा। जो ये म्यूकोसा होता है, ये म्यूकोसा सबसे इनर लाइनिंग क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, मतलब सबसे इनर वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा लेयर होता है? म्यूकोसा होता है। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद जो आता है क्या मस्कुलरिस होता है, इसे हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सीरोसा या फाइब्रोसा। ये सीरोसा या फाइब्रोसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक सेल के एक एक जो लेयर है उस एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो लेयर है वो जीआईटी के अंदर किस तरह से काम करता है और कैसा होता है। अब देखो हम बात करते हैं क्या म्यूकोसा। म्यूकोसा जो ये लेयर है, ये म्यूकोसा सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये म्यूकोसा कैसा लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है किसकी? जीआईटी की। उसके बाद क्या है, ये म्यूकोसा लेयर फर्दर डिवाइड होती है 3 सब लेयर के अंदर। यही जो म्यूकोसा होता है, इस म्यूकोसा के अंदर भी 3 और लेयर क्या होती है पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम उसको कट करके लेयर को अगर दिखा रहे हैं तो इसके अंदर फर्दर क्या है 3 लेयर हमें देखने को मिलेगी। अगर ये पूरे का बात करेंगे तो ये क्या है म्यूकोसा है। अब इसके अंदर भी हम बात करेंगे, जो ये वाली लेयर है ये एपिथेलियम लाइनिंग है, एपिथेलियम लाइनिंग है। दूसरा क्या है लैमिना प्रोप्रिया। और तीसरा क्या है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस तरह से जो म्यूकोसा लेयर होता है, इस म्यूकोसा लेयर के अंदर 3 सब लेयर क्या होते हैं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे पाए जाते हैं। अब इसी लेयर को अगर हम ऐसे बना दूं तो जो इनर वाला लेयर होता है ऐसे, तो ये वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है आपकी एपिथेलियम लाइनिंग। और ये जो दूसरी वाली लेयर होती है ये होती है लैमिना प्रोपिया। और तीसरी वाली जो लेयर होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस तरह से क्या होता है, ये आपके म्यूकोसा में 3 सब लेयर्स पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो म्यूकोसा लेयर होती है ये किस सेल से बनी होती है। आपकी जो जीआईटी होती है उस जीआईटी में मेनली 2 सेल से क्या बनती है मिलके बनी होती है, 2 टिश्यू से क्या होती है मिलके बनी होती है। क्या स्क्वैमस एपिथेलियम पहला और दूसरा क्या है कॉलमनर एपिथेलियम से मिलके ये बनी होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है और कहाँ तक हमारा क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया माउथ हो गया, माउथ के बाद ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया और फेरिंग्स के बाद क्या हो गया ये इसोफेगस हो गया। इस इसोफेगस और ये स्टमक, स्टमक का जो स्फिंक्टर होता है जहां पे क्या कार्डियक स्फिंक्टर होता है, उस कार्डियक स्फिंक्टर से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइनिंग पाई जाती है, एक बॉर्डर पाई जाती है या एक लाइन पाई जाती है। ये इसलिए मैं ऐसा लाइन यहाँ पे बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन क्या होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है। और इस लाइन के ऊपर जो भी सेल्स पाया जाता है वो होता है क्या स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। और इस लाइन से नीचे जो भी सेल्स होता है वो बना होता है क्या कॉलमनर एपिथेलियम सेल का। और जिस लाइन के द्वारा हम इन 2 सेल को डिवाइड कर रहे हैं उस लाइन को बोलते हैं क्या जेड लाइन। जेड लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इधर से क्या है मस्कुलरिस लेयर है और इधर से क्या है कॉलमनर सॉरी स्क्वैमस एपिथेलियम है और इधर से क्या है कॉलमनर एपिथेलियम। और इस तरह से ये दोनों क्या होंगी जुड़ेंगी। यहाँ पे जब जुड़ेंगी तो एक क्या होगा लाइन का देखो यहाँ पे क्या निर्माण होगा। अगर ऐसे बात करें तो ऐसे देखो एक लाइन का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। तो हम इसी लाइन को बोलते हैं क्या जेड लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट सेल आपस में क्या हो रही है जुड़ रही है। जुड़ने की वजह से वहां एक लाइन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं। और यही जेड लाइन मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इसोफेजियल कैंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट सेल्स जुड़ती हैं तो यहाँ पे क्या होता है सबसे मोस्ट कॉमन साइट इसको हम मानते हैं किसके लिए इसोफेजियल
फेरेंजियल कैंसर के लिए। फिर उसके बाद क्या है, इस जेड लाइन के बाद नीचे वाला पार्ट जाएगा, रेक्टम के पास भी क्या होता है, एक तरह का पेक्टिनियल लाइन पाई जाती है। ये पेक्टिनियल लाइन जस्ट जेड लाइन की ही तरह रहती है। इसमें क्या होता है, अगर इस पेक्टिनियल लाइन के नीचे, अगर इस पेक्टिनियल लाइन, जो ये पेक्टिनियल लाइन है, इस पेक्टिनियल लाइन के नीचे अगर क्या है, जो नीचे वाली सेल्स होती है वो कैसी टिश्यू होती है, इपिथेलियम सेल या इपिथेलियम स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू। ये स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू क्या होती है, पेक्टिनियल लाइन के नीचे होती है, और इसके ऊपर जो होती है कॉलमनर इपिथेलियम होती है। यहां से लेके यहां तक जो होती है ये क्या होती है, कॉलमनर इपिथेलियम। अब ये पेक्टिनियल लाइन कैसे निर्माण होता है, यहां पर क्या है देखो, नीचे से स्क्वामस एपिथेलियम और ऊपर से कॉलमनर, नीचे से स्क्वामस और एपिथेलियम और ऊपर से कॉलमनर एपिथेलियम तक मिलेगी, तो एक लाइन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और उसी लाइन को हम पेक्टिनियल लाइन कहते हैं। और पेक्टिनियल लाइन की अगर नीचे का बात करें तो वो बना है स्क्वामस एपिथेलियम का, अगर पेक्टिनियल लाइन के ऊपर का बात करें तो वो बना है क्या, कॉलमनर एपिथेलियम का। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है क्या, रेक्टल कैंसर के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट सेल्स क्या हो रही है, आपस में जुड़ रही हैं, और एक पेक्टिनियल लाइन का क्या करिए, निर्माण करिए, और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट या मोस्ट कॉमन लैंडमार्क ऑफ क्या होता है, रेक्टल कैंसर के लिए ये होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, सब म्यूकोसा लेयर। अब देखो क्या है, अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें और म्यूकोसा के बारे में जानकारी लेनी है। अब म्यूकोसा के अंदर जो इपिथेलियम लाइनिंग जो होती है, जो म्यूकोसा है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये वाली म्यूकोसा है, सबसे इनर वाली जो ये म्यूकोसा लेयर होती है, हम इसी को क्या बोलते हैं, इपिथेलियम लाइनिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे इनर वाली होती है। इस इपिथेलियम लाइनिंग की क्या काम होती है, ये आपका क्या होता है, सेड होता रहता है, मतलब ये आपका टूटता रहता है और रीजनरेट होता है, कितने दिन में, विद इन 5 डेज के अंदर ये सेडअप और रीजनरेट होती है, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर ये क्या होती है, सेड भी हो जाती है और रीजनरेट भी अपने आप को क्या करती है, कर लेती है। लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड, अगर हम लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड का क्या करें, सेवन कर रहे हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उस कार्टिकोस्टेरॉइड जो होता है ये क्या करेगा, जो आपके एपिथेलियम जो जनरेशन है, मतलब जो एपिथेलियम का जो जनरेट करता है वो एपिथेलियम का डिले हो जाएगा जनरेट, मतलब कि जो 5 दिन में इसको क्या करना है, जनरेट कर देना है, 5 दिन के अंदर ही मतलब झड़ जाता है, 5 दिन के अंदर ही क्या होता है, बन जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये क्या होगा, डिलेड हो जाएगा, जो ये रीजनरेशन की क्षमता होती है, इसकी रीजनरेशन की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब रीजनरेशन की क्षमता कम होगी तो एपिथेलियम लाइन क्या होगा, तो वक्त लगेगा इसको बनने में, जब वक्त लगेगा और यहाँ पर क्या होगा, एसिड आ गया, तो इसकी वजह से वहां पे जीआईटी के अंदर अल्सरेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसी इनर मोस्ट लेयर के ऊपर म्यूकस क्या होती है, लगी रहती है, जिसकी वजह से एसिड से क्या आता है, बचाता है। लेकिन अब अगर ये क्या होगी, जल जाएंगी, अब मान लीजिए जनरेट नहीं होगा तो जिसकी वजह से क्या होगी, ये जल जाएगी और काज कर देगी क्या, अल्सरेशन, मतलब जो जीआईटी है उसके अंदर अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। अब देखो क्या है, जो म्यूकोसा के अंदर जो एपिथेलियम लाइनिंग है, मैंने उसमें बोला क्या, जीआईटी अल्सरेशन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, इधर ध्यान दीजिए। अब क्या है, देखिए जब हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन होकर कहाँ चला गया, ब्लड में। ये जो ब्लड है इसके अंदर ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज जाएगा और फिर यह ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस से होके कहाँ चला जाएगा, सेल के पास। लेकिन यह सेल के पास चला तो जाएगा लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेल के पास पाई जाती है क्या, एक प्रकार की क्या, सेल इंसुलिन रिसेप्टर। इसी सेल के सरफेस पे पाई जाती है क्या, इंसुलिन रिसेप्टर पाई जाती है, और यह इंसुलिन रिसेप्टर क्या करती है,
अब यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लूकोज अपने से अंदर क्या करेगा, नहीं जा पाएगा। अब इसको चाहिए किसकी मदद, ग्लूकोज की। जैसे ही ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में आता है वैसे ही ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को भेज देता है, और यह इंसुलिन आके इस सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है, और बाइंड होके उस ग्लूकोज को क्या करता है, सेल के अंदर भेज देता है। और जैसे ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो उस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। और इसी एटीपी का यूज करके सेल डिवीजन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम इसी एटीपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारा देखो अल्सरेशन हो कैसे रहा है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है, अगर हम प्रोलॉन्ग्ड समय क्या करें, कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, अगर लंबे समय तक हम इस कार्टिकोस्टेरॉइड का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है, अगर हम लंबे समय तक इस कार्टिकोस्टेरॉइड को क्या किए, यूज किए, अगर इस कार्टिकोस्टेरॉइड को हम क्या करें, लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो ये इंसुलिन रिसेप्टर होता है, इस इंसुलिन रिसेप्टर को या तो ये ब्लॉक कर देगा, या तो ये इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या तो यहाँ पे जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि इंसुलिन आके यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करता है, जैसे बाइंड करता है तो ग्लूकोज के क्या करता है, अंदर भेज देता है। लेकिन अब ये इंसुलिन को बाइंड वहां पे नहीं होने देगा। जब ये इंसुलिन को वहां पे बाइंड नहीं होने देगा तो ये ग्लूकोज क्या होंगे, इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। सेल के अंदर जब नहीं जा पाएंगे तो उसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज देखो नो इंटर इनटू द सेल, जब ग्लूकोज क्या है, इंटर नहीं कर पाएगा सेल में, उसकी वजह से नो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। जब ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर सेल डिवीजन क्या होगा, नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, आपका डिलेड जीआईटी एपिथेलियल रीजनरेशन। तो इसकी वजह से जो जीआईटी 5 दिन में रीजनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, रीजनरेट नहीं हो पाएगी, उसका रीजनरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन क्या हो गई है, स्लो हो गई है। क्यों स्लो हुई है, क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये कार्टिकोस्टेरॉइड का हमने ज्यादा मात्रा में यूज किया है, ये कार्टिकोस्टेरॉइड इस इंसुलिन रिसेप्टर को ही क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या तो इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उस बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ इंसुलिन बाइंड नहीं हो रहा है और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज रहा है। जब सेल के अंदर नहीं भेजेगा तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस साइकिल नहीं होगी, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, जिसकी वजह से एटीपी हमें नहीं मिलेगा। और जब एटीपी नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ प्रॉपर रूप से, जैसे प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए भी हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो रीजनरेशन की क्षमता होती है, एंडोथेलियम जो होती है म्यूकस लेयर का, उसकी जो रीजनरेशन की क्षमता होती है 5 दिन के अंदर वो रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिलेड हो गया, मतलब होना चाहिए 5 दिन में, लेकिन वो काफी और टाइम ले लिया। या तो डिलेड वुंड हीलिंग देखने को यहाँ पे मिलता है। जब ये कंडीशन देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से जीआईटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अल्सरेशन, इसी को क्या कहते हैं, अल्सरेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंसुलिन रिसेप्टर होती है, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की, ये जो इंसुलिन होता है जब ये क्या करता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है, तब ये परमिट करता है किसको, ग्लूकोज को इंटर होने से। मतलब कि एक तरह से ये परमिशन देता है किसको, ग्लूकोज को, कहां पे, सेल के अंदर जाने के लिए। कौन, आपका ये इंसुलिन। जब ये इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ग्लूकोज को क्या करेगा, अंदर भेज देगा, और ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट के बाद क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एटीपी का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। लेकिन अब हमारा क्या है, ये जो हम लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे रहा है। जब रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से इंसुलिन इस पे बाइंड नहीं होगी, जब बाइंड नहीं होगी तो इसको परमिशन ग्लूकोज को नहीं मिलेगा और यह ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। जब एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा तो हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी, जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी। डिले होने की वजह से जो बूंद होते हैं, यहाँ पे बूंद जो घाव होते हैं वो क्या होंगे,
हील होने में, उसको ठीक होने में क्या समय लगेगा, डिले हो जाएगा। और उसके बाद जो ये इसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो रीजनरेशन की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और जिसकी वजह से जीआईटी के अंदर क्या अल्सर देखने को मिलता है। इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है क्या, एपिथेलियम के अंदर म्यूकोसा लाइनिंग में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है, ये आप अभी जो देख रहे हैं ये हुआ म्यूकोसा लेयर में पहला एपिथेलियम लाइनिंग और दूसरा क्या है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। और उसके बाद आएगा तो आपका मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगा वो आपका होगा क्या, सब म्यूकोसा लेयर। अब देखो हम नेक्स्ट जो लेयर है उस लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेयर हमारा क्या है, सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर में क्या है, सब म्यूकोसा लेयर क्या क्या कंटेन करके रखता है, ये सेकंड इनर मोस्ट लेयर है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये क्या क्या कंटेन करके रखती है। सब म्यूकोसा लेयर के अंदर आपका ब्लड वेसल्स पाया जाता है, नर्व पाया जाता है, लिम्फ वेसल्स पाया जाता है और लिम्फ नोड्स पाया जाता है। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, सब म्यूकोसा लेयर में ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा सब म्यूकोसा लेयर होता है, इस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर इधर देखिए इसमें क्या है कि ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद ये क्या है, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद ये जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं पियर पैचेस, पियर पैचेस बोलते हैं। और ये जो पियर पैचेस होता है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का क्या होता है, ग्रुप होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, पियर पैचेस। अगर हम देखें तो ये पूरे जीआईटी के अंदर नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में ये आपके इलियम वाले रीजन में क्या होता है, पाया जाता है। इसलिए इलियम वाले रीजन में पाया जाता है क्योंकि इलियम में फूड क्या होता है, रुकता है। तो इलियम में क्योंकि वहां पे इलियोसिकल वाल होती है, तो इलियोसिकल वाल क्या करती है, उस फूड कंटेंट को रोक के रखती है। जब रोक के रखेगी तो वो क्या होगा, उसमें इलियम में भरा रहेगा और जेजुनम तक भरा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, फूड एब्जॉर्प्शन का टाइमिंग मिल जाता है। तो अब ये भी हो सकता है कि जो फूड वहां पे आएगी उस फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो, प्रेजेंट हो, या कोई कंटामिनेटेड चीज ऐसा प्रेजेंट हो जो क्या कर सकता है, ब्लड वेसल्स में जाके इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसी इंफेक्शंस को रोकने के लिए यहाँ पे लिम्फ नोड की क्या होती है, ग्रुप्स पाई जाती है इस लेयर्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पियर्स पैचेस। उसके बाद जब इस ल्यूमेन से क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, तो आएगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स के पहले ही उसको होके कहां से जाना पड़ेगा, लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड मतलब पियर पैसेज से होके जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई फूड कंटेंट है, वो फूड कंटेंट यहाँ है, अब ये एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्ब होगा। अगर इसके अंदर किसी प्रकार का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ये लिम्फ नोड क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करती है, किल कर देती है। और किल करके ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक, प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है, प्रोटेक्टिव डिफेंस ऑफ द इंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक के एक प्रकार के क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है हमारे बॉडी में इंफेक्शन होने को। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। वो हेपेटोसाइट सेल्स क्या होती हैं, यहाँ की जो होती है लिम्फ नोड को क्या कर दी, डिस्ट्रॉय करने लगे। या तो क्या हो जाए कि हमारे बॉडी में क्या हो जाए, साल्मोनेला टाइफी आया फूड के जरिए, कंटामिनेटेड फूड हमने लिया और मुंह के द्वारा क्या, वो पेट में गया, और जैसे ही आएगा इलियम तक तो वहां पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, इस पियर पैचेस को ऐसा एब्जॉर्प्शन होगा तो उसी के साथ वो भी आएगा और आने के बाद इस पियर पैचेस को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और डैमेज करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही ब्लड वेसल्स में जाएगा इस तरह से ये पूरे बॉडी में क्या हो जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी और कॉज कर देगा क्या, टाइफाइड। टाइफाइड फीवर को क्या कर देगा, कॉज कर देगा। क्यों कॉज करता है, क्योंकि जो टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी, वो क्या करता है, इस पियर पैचेस को ही क्या करता है, डैमेज कर देता है।
या इस पेयर पैचेज में ही क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करा देता है इसी पेयर पैचेज का, जिसकी वजह से वो साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, अंदर घुस जाता है और काज कर लेता है क्या, टाइफाइड फीवर। अब नेक्स्ट हमारा जो लेयर है वो लेयर है आपका क्या, मस्कुलरिस लेयर। ये मस्कुलरिस लेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हमारा नेक्स्ट लेयर क्या है जीआईटी का, नेक्स्ट लेयर हमारा है मस्कुलरिस लेयर, जिसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी क्या कहते हैं। ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना लेयर जो होता है ये आपका क्या होता है, थर्ड लेयर ऑफ द जीआईटी। इनर टू आउटर से अगर देखेंगे थर्ड, अगर आउटर से देखेंगे तो सेकेंड लेयर होता है। और ये मस्कुलरिस लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या कराने के लिए, रिगर्जिटेशन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सब कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। लेकिन अगर हम मस्कुलरिस लेयर के बारे में अगर जाने तो मस्कुलरिस लेयर के अंदर भी सब लेयर क्या होती है, पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पूरे जीआईटी में जो मस्कुलरिस लेयर होता है वो उसके दो सब लेयर पाए जाते हैं। एक क्या, सर्कुलर मसल लेयर, एक दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। लेकिन अगर हम स्टमक के अंदर बात करें, स्टमक क्या है, एक रिजर्वायर ऑफ द फूड बैग होता है, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर क्या होते हैं, पाई जाती है, जिसे हम ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। और उसके बाद क्या है, ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अगर मेनली बस स्टमक के अंदर अगर बात करेंगे तो वहां पे एक लेयर क्या होती है, एक्स्ट्रा पाई जाती है, बाकी सब जगह पाई जाती है क्या, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ये पाई जाती है आपकी क्या, सब लेयर किसकी, मस्कुलरिस लेयर की। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये क्या करता है, जीआईटी के अंदर मूवमेंट कराता है, फूड को आगे की तरफ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। और यह मस्कुलरिस लेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, जीआईटी को। और यही मस्कुलर लेयर क्या करता है, सेगमेंटेशन कराता है, मतलब कि फूड को मिक्सिंग कराने में भी यही लेयर क्या होती है, मदद करती है। और उसके बाद ये जो मस्कुलरिस लेयर है यही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में भी क्या करती है, मदद करती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने में भी ये मस्कुलरिस लेयर क्या करती है, मूवमेंट मदद करती है, जिसे हम प्रोपल्सन बोलते हैं। और यही जो हमारा मस्कुलरिस लेयर होता है, ये मस्कुलरिस लेयर रीचिंग या रिफ्लेक्स या रीगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो में भी ये क्या करती है, मदद करती है, मतलब फूड का क्या करता है, बैक फ्लो भी करवाती है। इसका मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है, किस तरह से ये मसल्स क्या करती है, मतलब किस तरह से ये इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ नर्व पाई जाती हैं, मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में नर्व पाई जाती है। वो नर्व क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के लिए, जीआईटी के अंदर, या तो ऐसे बोल सकते हो वो क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीआईटी के अंदर जो मूवमेंट का रेगुलेशन होता है, उस मूवमेंट के रेगुलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। वो हम इसके जब नर्व के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे तो अब हम लोग वहां पे इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरह से ये आपका मस्कुलरिस लेयर हो गया। और मस्कुलर के अंदर कितने, स्टमक के अंदर 3 लेयर पाए जा रहे हैं। बस स्टमक के अंदर ही जो मस्कुलरिस लेयर होता है वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। बाकी जो अदर लेयर में अगर देखें तो आपके 2 ही लेयर पाए जाते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। उसके बाद इसका जो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जीआईटी को, और सेगमेंटेशन कराता है, और उसका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराता है, और रीचिंग कराने में हेल्प मदद करता है क्या, आपका ये मस्कुलरिस लेयर। अब नेक्स्ट है ये जो मस्कुलरिस लेयर होता है, इस मस्कुलरिस लेयर के अंदर जो सर्कुलर मसल होता है, इसके अंदर क्या होता है, यही मसल से हेल्प करती है क्या, जो मस्कुलरिस लेयर होती है, ये मस्कुलरिस लेयर ही क्या करती है, हेल्प करती है किसका, फॉर्मेशन ऑफ द स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर होता है इसी मस्कुलरिस लेयर के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए जो हमारा जीआईटी है, अब इस जीआईटी के अंदर ऐसे ये इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद क्या, स्टमक है, और ये स्टमक आगे चल के क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम, फिर ये क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये क्या क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होने के बाद ये हो गया क्या, रेक्टम और एनस।
एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, और उसके बाद एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, और एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, और एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है। ये जो स्फिंक्टर का निर्माण होता है ये कैसे होता है, जो मस्कुलरिस लेयर के अंदर जो सर्कुलर मसल होता है, सर्कुलर मसल लेयर होता है, ये सर्कुलर मसल्स का क्या होने लगता है, हाइपरट्रॉफी होने लगता है। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से ये सर्कुलर मसल देखो पूरे इसमें क्या है, सर्कुलर मसल्स फैले, सर्कुलर मसल्स लेयर है, ये सर्कुलर मसल क्या है, ये लेयर है पूरी जीआईटी के अंदर। ये सर्कुलर मसल ऐसे क्या होते हैं, फैले होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कहीं कहीं पर ये सर्कुलर मसल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से वहां पे क्या होता है, ऐसा थिक नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसी को हम बोलते हैं क्या, स्फिंक्टर। और इस तरह से जीआईटी के अंदर सर्कुलर मसल के एट्रोफी हाइपरट्रॉफी होने की वजह से वो स्फिंक्टर का क्या कर रहा है, निर्माण कर दे रहा है। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि कौन कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं। सबसे अगर इसोफेगस में बात करें तो इसके अंदर दो टाइप के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। पहला क्या है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और फिर दूसरा क्या है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्डियक स्फिंक्टर। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट स्फिंक्टर जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, स्फिंक्टर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, लेकिन ये आपके क्या होता है, जीआईटी के बाहर होता है। यहाँ पे 3 स्फिंक्टर बैंड नुमा पाए जाते हैं जो पैंक्रियास से लगे होते हैं। ठीक, यहाँ उसके बारे में अभी बात करेंगे, पैंक्रियास पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो जो एनस के पास होता है, एनस के पास 2 टाइप के होते हैं। एक क्या है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इस तरह से ये स्फिंक्टर क्या होता है, पाया जाता है। अब ये स्फिंक्टर का जो निर्माण हुआ है, ये स्फिंक्टर आपका है मदद करता है क्या, बैक फ्लो में। ये क्या करता है, यहाँ पे ये हेल्प करता है कि जो फूड आगे गया है वो फूड क्या हो, बैक फ्लो ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर बैक फ्लो होगा तो आपका होगा फूड बार बार क्या होगा, माउथ में आएगा, और यहाँ पे अगर बैक फ्लो हुआ तो यहाँ का कंटेंट एसिडिक होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में, और काज कर देगा क्या, इसोफेजियल अल्सर, या तो जीईआरडी कंडीशन कॉज कर सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी सीसी के सेल्स, कुछ सेल्स पाई जाती है गैस्ट्रिक एक्टिविटी, क्या गैस्ट्रिक सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर यहाँ से रिगर्जिटेट होकर यहाँ चली आया तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं, इस सेल्स को क्या करेंगी, इस जूसेस के द्वारा उस सेल्स को क्या कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगे, और सेल को क्या कर देंगी, डैमेज कर देंगी, हो जाएगा क्या, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। उसके बाद ये इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल क्या होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो आपके जेजुनम इलियम ये होता है, इसके अंदर फूड क्या होता है, रुकता है, और ये क्या करता है, ये दोनों क्या होता है, कंट्रोल्ड इम्पटी करते हैं। ये जो स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर क्या होता है, एक साथ फूड को नहीं छोड़ता है, 5-5 ml को क्या करता है, छोड़ता रहता है। इसलिए क्योंकि इसमें हाईली एसिडिक क्लाइन फॉर्म में क्या होता है, फूड मटेरियल मौजूद होता है। अगर एक साथ छोड़ दिया तो ये यहाँ के ल्यूमेन जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको क्या कर देगा, जला देगा, तो हो जाएगा ड्यूडनल अल्सर। इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा 5-5 ml में क्या करता है, छोड़ता रहता है, और यहीं पे पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और वो क्या करती है, म्यूकोसा छोड़ती है, और यहाँ पे म्यूकोसा का लेयर क्या होता है, कोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जलता नहीं या अल्सर होने का खतरा नहीं रहता है। और उसके बाद यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आता है जो हाईली एल्कलाइन होता है, और यह से काइम होता है, और इस तरह से एल्कलाइन और काइम दोनों मिलकर क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज होता है, और इस तरह से एंडोथेलियम लेयर या एपिथेलियम लेयर क्या होती है, डैमेज नहीं होती है। उसके बाद क्या है, जो आपका जो इलियोसिकल वाल है, अब ये इलियोसिकल वाल भी क्या करता है, कंट्रोल्ड इम्पटी करता है। ये भी क्या करता है, फूड को 5-5 ml करके क्या करता है, छोड़ता रहता है। इसलिए छोड़ता है क्योंकि
अगर ये एक साथ छोड़ देगा तो ये इसके अंदर जो फूड इंपॉर्टेंट फूड्स मटेरियल्स होती है उसका एब्जॉर्प्शन करने का समय ही नहीं मिलेगा और इस तरह से सारा फूड चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये क्या है, अगर ये इसको रोकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको टाइम मिल जाएगा फूड को क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। इस तरह से यहाँ से फूड का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, और ये भी 5-5 ml करके क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ती जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके अंदर डाइजेस्टेड क्या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है तो क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है क्या, ई कोलाई, ये ई कोलाई पाई जाती है। ये कोलाई क्या करती है, अगर ये यहाँ पाया जाएगा क्या, प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पाया जा रहा है तो इस प्रोटीन को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा क्या, अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। और यह अमोनिया जाएगा कहां पे, लीवर में, लीवर में जाएगा और लीवर इसी अमोनिया को बदल देगा क्या, यूरिया में। और जैसे यूरिया में होगा तो ये इस तरह से यूरिन के फॉर्म में क्या होगा, आपके बॉडी से क्या होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। उसके बाद यहां पर अगर जो कार्बोहाइड्रेट होगा या फाइबर्स होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं फाइबर्स होगा, अगर यहाँ फाइबर्स आएंगे तो यही ई कोलाई उसी फाइबर का क्या करता है, विटामिन के में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब विटामिन के का क्या करता है, सिंथेसिस कराता है। और सिंथेसिस कराने के बाद यहीं पर उसका क्या करा देता है, एब्जॉर्प्शन करा देता है। ठीक, इस तरह से ई कोलाई अपना काम करता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे फूड क्या होता है, सॉरी वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल फॉर्म में क्या स्टोर होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इस पे हमारा कोई इच्छा नहीं होता है। जैसे यहाँ क्या होगा, ये फिल हो जाएगा तो इसको सिग्नल मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और नीचे वाला जो एक्सटर्नल होता है ये क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री होता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम सुविधा अनुसार इसको क्या करते हैं, ओपन करके इस तरह से फीकल मैटर को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह से हमारा जो मस्कुलरिस लेयर है, उस मस्कुलरिस लेयर का हाइपरट्रॉफी होने की वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इस फिल्टर का निर्माण हो जाता है। और ये निर्माण किस लेयर से हो रहा है, हमारे मस्कुलरिस लेयर के सर्कुलर मसल लेयर से क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच रहा है क्या, सेरोसा। अब देखिए, अब हमारा जो लास्ट लेयर होता है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती है वो सबसे लास्ट लेयर क्या है, सिरोसा या फाइब्रोसा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सिरोसा का मतलब क्या है, फाइब्रोसा का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पूरे जीआईटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के ऊपर जो ईसोफेगस होता है, उस ईसोफेगस की जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर, वो आउटर लेयर बनी होती है क्या, फाइब्रोस या फाइब्रस टिश्यू का बनी होती है। उसके बाद हम रेक्टम में अगर देखें, जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम और एनस वाला एरिया, ये भी हमारा किससे बना होता है, फाइब्रस टिश्यू का। उसके बाद इसके बीच में जितने एरिया बच रहे हैं वो एरिया हमारा बना होता है किसके, सीरस का या सिरोसा का बना होता है। जो सिरोसा क्या होता है, ये एक सीरस मेम्ब्रेन होता है। सीरस मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो फ्लूइड का क्या करे, सिक्रीशन करे, जो फ्लूइड का सिक्रीशन करे। और इसी को हम बोलते हैं क्या, विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा पेरिटोनियम जो विसरल मतलब होता है आर्गन, आर्गन को क्या करे, कवर करके रखे, ऐसे पेरिटोनियम को हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। और क्योंकि देखो इंटेस्टाइन एब्डोमेन में होगा तो इसी आर्गन के ऊपर क्या होगा, आउटर मोडल लेयर क्या होगा, पेरिटोनियम, तो इसको क्या करेगा, कवर करेगा। और यही विसरल पेरिटोनियम क्या करता है, फ्लूइड का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, फ्लूइड का सिक्रीशन करता रहता है। वो इसलिए करता है ताकि जो ये आर्गन्स है, क्योंकि यहाँ कॉइल्ड अवस्था में रहती है, तो कॉइल्ड अवस्था में रहेगी तो ये आर्गन आपस में क्या होगी, फ्रिक्शन करेगी। तो इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए, मतलब इस आर्गन के अंदर जब फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, ये लुब्रिकेशन देता है, अगर लुब्रिकेशन करता है। और लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रिवेंट करता है क्या, फ्रिक्शन से। यहाँ के जो आर्गन है, उन आर्गन को आपस में क्या घिसने से क्या आता है, बचाता है। कौन सा, सीरस मेम्ब्रेन या सिरोसा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर डायफ्राम के ऊपर अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है क्या, फाइब्रोसा।
फाइब्रोसा क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और ये क्या करता है, ओवर डिस्टेंसर को क्या करता है, रोकता है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, इसके अगल बगल क्या लंग्स होंगे, अगर ये ज्यादा फैलेगा तो लंग्स को क्या कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से अपनिया हो सकता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा फैलने से इसको क्या करेगा, रोकेगा। इसीलिए यहाँ की जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है किसे, फाइब्रस टिश्यू की। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ गया रेक्टम में आ जाइए। रेक्टम में क्या होता है, इसकी भी जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है क्या, फाइब्रस की, क्योंकि इस रेक्टम के अंदर क्या होता है, स्टूल का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, और स्टूल का अगर डिपोजिशन होगा तो ये स्ट्रेच होगा, अगर ये ज्यादा स्ट्रेच हुआ तो रप्चर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो किसका बना होता है, फाइब्रोसा का। इस तरह से ये आपके जीआईटी का आउटर लेयर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं स्फिंक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से स्फिंक्टर होती है और उन सभी स्फिंक्टर का क्या नाम होता है, किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।